हाँ जी, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है 12th बायोलॉजी की। यूनिट सेकंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर फर्स्ट आएगा हमारे पास पादप जल संबंध के बारे में। प्लांट वाटर रिलेशन क्या होता है, यानी कि जो पादप हैं वो जल के साथ उनका क्या संबंध है, जल पादपों में किस प्रकार से उपयोग में आ रहा है, कहां कहां पर ये यूज में आता है और पादप इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज क्लियर कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, हालांकि उस चीज को वापस से क्लियर कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, इस सेल को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है या कहा जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी जीव हो, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उनके अंदर जो कोशिका होगी, ये कोशिका उनके शरीर का निर्माण भी करती है और उनकी क्रियाओं में भाग भी लेती है। जैसे हम हमारी बात करते हैं, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, अब मनुष्य में क्या होता है, एक पूरा सिस्टम पाया जाता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ठीक है, और सारे तंत्र होते हैं। ये सभी तंत्र मिलकर के हमारे पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, वेल तरीके से इसको चलाने में काम करते हैं। अब इन तंत्रों का निर्माण किससे हो रहा है, इनका निर्माण होता है ऊतकों से, है ना, टिश्यूज से। सॉरी, कोई भी तंत्र, जैसे मान लीजिए हम एक तंत्र को लेकर के चलते हैं, कोई भी तंत्र हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे से काम करता है। इस तंत्र का निर्माण होगा अंगों द्वारा। अंगों द्वारा निर्माण क्यों बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो पाचन तंत्र होता है इसमें अलग अलग पार्ट भाग लेते हैं। ठीक है, पाचन में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, मुख होगा, ठीक है, उसके बाद आती है हमारी जो आहार नाल है वो, ठीक है, उसके बाद आता है आमाशय, उसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर आएगी बड़ी आंत। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है हमारे अंग, और ये अंग जब एक मिल जाते हैं तो पूरा एक सिस्टम तैयार करते हैं। लेकिन इन अंगों का निर्माण कैसे हुआ, इन अंगों का निर्माण हुआ है ऊतकों द्वारा, ऊतक से। और ऊतक किससे बनते हैं, कोशिकाओं से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिका है, ये कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि हर एक सिस्टम जो है वो इनडायरेक्टली रूप से बिल्कुल माइक्रो इकाई किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाएगा, ऊतकों के मिलने से अंग बनेंगे, अंग से अंगतंत्र बनेगा, और अंगतंत्र जब बॉडी में तैयार हो जाते हैं तो क्या बनता है, पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है, या एक वेल बॉडी तैयार हो जाती है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं संरचनात्मक इकाई, ये तो टॉपिक क्लियर हो गया, क्योंकि हर एक बॉडी को बनाने में कोशिका का योगदान होता है, उसकी संरचना को बनाने के लिए कोशिका का योगदान होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये संरचनात्मक इकाई है। आगे बात समझ में, क्रियात्मक इकाई कैसे होती है। अब यहाँ पर जो ये टॉपिक आ रहा है कि क्रियात्मक इकाई है, उसी टॉपिक से हम इस टॉपिक को रिलेटेड करके आगे बढ़ेंगे। संरचनात्मक आप लोग समझ चुके हैं, क्रियात्मक क्या होगा, कि जैसे हम लोग अमीबा की बात करें, ठीक है, अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, केवल एक कोशिका ही होती है। अमीबा अपने आप में एक कोशिका है, ठीक है। अब उस कोशिका के अंदर क्या होता है, जीवद्रव्य होगा। सभी कोशिकाओं के अंदर जीवद्रव्य होता है। दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी, प्लांट सेल होगी और एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस तो होगा, लेकिन मेजर डिफरेंस किस बात का होता है, सेल वॉल का होता है, कोशिका भित्ति का होता है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होगी, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आ रही बात समझ में। तो अमीबा में क्या होगा कि कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर एक कोशिका की हम लोग बात करें
तो इस कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होगा, अन्य बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो मटेरियल भरा होगा, लिक्विड जो होता है, जेलीनुमा संरचना होती है, जो तरल होता है वो क्या होता है, वो होता है जीव द्रव्य। ठीक है, और ये जीव द्रव्य ही क्या है, हमारे कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को एक आधार प्रदान करता है, यानी कि वो सारी क्रियाएं किसमें संपन्न होगी, जीव द्रव्य में संपन्न होती है। और जीव द्रव्य अच्छे से उन क्रियाओं को संपन्न करवा सके, इसके लिए क्या जरूरी है कि जीव द्रव्य में जो उसका तरल पोर्शन है या जो तरल मीडियम है, माध्यम है, वो सही तरह से उसका बैलेंस बना रहे, न ज्यादा उसमें जल होना चाहिए न कम जल होना चाहिए। तो जीव द्रव्य क्या है, एक तरल माध्यम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। आपने अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा में क्या होता है कि ये किसी भी भोजन को अंदर ग्रहण करेगा तो खाद्य धानियां बनेंगी, और जीव द्रव्य में सर्कुलेट होती रहती है, उनका पाचन होता जाता है और उनको बाहर की तरफ निक्षेपित कर दिया जाता है अपशिष्ट को। तो वो क्या होगा कि जीव द्रव्य में राउंड कर रहा है तो पोषक तत्व को भी कहाँ छोड़ता जाएगा, जीव द्रव्य में छोड़ता जाएगा। तो वो क्रिया कहाँ हो रही है, पाचन की, जीव द्रव्य में ही संपन्न हो रही है। आ रही बात समझ में? तो इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य था कि हम लोग समझ सकें कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो ही क्या है, सभी कोशिकाओं के कार्य करने के लिए एक बेस और आधार प्रदान करता है। आ रही बात समझ में? अब हमें कोशिका में जीव द्रव्य की विभिन्न क्रियाओं को समझने से पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो कोशिका का जीव द्रव्य होता है वो किन किन घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है। जैसे हम लोगों ने बात की कि जो जीव द्रव्य होगा, जीव द्रव्य क्या होगा, वह स्थान जहां कोशिका की सभी आवश्यक क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्या है वो, जीव द्रव्य होता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी माना जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये तो हो गया जीव द्रव्य। लेकिन अगर हम बात करें कि जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य किन किन घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है, तो वो घटनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि हम लोग जब पादप जल संबंध को डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक स्टेप पढ़ेंगे, तो इसमें ये कंपलसरी होगा कि हर एक कोशिका का पादप में महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे पानी को ऊपर की तरफ खींचना हो, पोषक तत्वों को ऊपर की तरफ खींचना हो, उनको एब्जॉर्ब करना हो, इनमें कोशिकाएं काम आती हैं। और कोशिकाओं के अंदर क्या है, जीवित द्रव्य है। तो हमें यह समझना पड़ेगा उस क्रिया को समझने से पहले कि जीवित द्रव्य में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या उनमें कैसी कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं जो उस जीवित द्रव्य को प्रभावित करे। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। वो घटनाएं क्या क्या होती हैं। पहला आता है विसरण, विसरण की घटना भी होगी। दूसरा आता है परासरण, इसको भी हम लोग समझेंगे। तीसरा आएगा पारगम्यता। चौथा आएगा जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। ये बहुत सारी घटनाएं हैं, तो इन घटनाओं को हम एक एक टॉपिक करके क्लियर करेंगे कि विसरण क्या होगा, क्या काम आता है, परासरण क्या है, क्या काम आएगा, पारगम्यता चीज क्या होती है, उसके अलावा जीव द्रव्य कुंचन विकुंचन क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से बनते हैं कि विसरण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, विसरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, पारगम्यता क्या चीज है, किसमें पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, परासरण क्या है, या जीवद्रव्य कुंचन विकुंचन क्या होता है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हरी बात समझ में? तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का, विसरण क्या है। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं।
कई बार हम लोगों ने घर पे देखा होगा कि जब हम लोग अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं या परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जिस स्थान पर अगरबत्ती लगाई जाती है, जैसे कमरे में हमने एक कोने में अगरबत्ती लगा दी, ठीक है, या फिर कोई भी जो परफ्यूम की बोतल थी उसको खोल के रख दिया हमने, तो हम थोड़ी देर बाद उसको गंध को महसूस करते हैं या स्मेल करते हैं कि वो गंध पूरे रूम में आना शुरू हो जाती है, या उस परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ये चीज क्या है, ये घटना कैसे हो रही है, ठीक है। या इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अमोनियम सल्फेट जो होते हैं उसके क्रिस्टल को अगर पानी में आप लोग डालोगे तो वो धीरे धीरे पानी को क्या कर देगा, नीला करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये घटनाएं क्या है कि अगरबत्ती का एक कोने में जला रहे हैं लेकिन उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। परफ्यूम की अगर बोतल को अगर हम लोग खुला छोड़ दें या अमोनिया की बोतल को अगर हम लोग खुला छोड़ दें तो उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे एरिया में फैल जाती है। तो ये सब घटनाएं क्या हैं, ये सब घटनाएं आती हैं किसके अंतर्गत, विसरण के अंतर्गत आएंगी। बात समझ में आ रही है। देखिए हम लोग जानते हैं कि हर एक पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं, इनके अंदर जो अणु पाए जाते हैं उन अणुओं के अंदर एक निश्चित इनमें एनर्जी होती है, यानी कि जो इनका प्रत्येक अणु होगा एक क्या चीज में होता है, इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कण निरंतर गतिज अवस्था में होगा, यानी कि निरंतर वो क्या करता है, मोशन करता है, गति करता रहता है। आई बात समझ में। और गति करने की वजह से वो जिस माध्यम में उसको रखा जाएगा या जो वातावरण उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो उस पूरे वातावरण में वो फैलने की कोशिश करता है या उस जगह पर उसको वितरित होने की कोशिश करेगा, और यही घटना क्या कहलाएगी, विसरण कहलाती है। आ रही बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी परफ्यूम की बोतल को खोल करके रख दिया, अब उस बोतल के अंदर जो परफ्यूम के कण हैं, अणु हैं, वो सब क्या है, गतिज ऊर्जा में है। जैसे ही उनको खोला गया वो सारे अणु बाहर आने की कोशिश करेंगे, और बाहर आने के बाद उनको पूरा वातावरण मिल रहा है जहां पर उनकी अनुपस्थिति है, तो वो जो अणु होंगे वो पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। हरी बात समझ में। और जैसे ही वो फैलेंगे पूरी जगह पर उनकी स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके अणु ही क्या है, स्मेल के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर ये चीज क्या कहला रही है, विसरण कहला रही है। तो यहां पर क्या हुआ कि जहां पर उनकी सांद्रता ज्यादा थी, उनकी संख्या ज्यादा थी, वहां से वो कण कहां फैल गए, जहां पर उनकी संख्या कम है, ठीक है। और यही घटना क्या कहला रही है, विसरण कहलाती है। तो डेफिनेशन हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, पदार्थ के अणुओं का अपनी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलना, या हम कह सकते हैं पहुंचना, क्या कहलाएगा, विसरण कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको। विसरण की डेफिनेशन हो गई कि कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, चाहे वो ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक है। इन पदार्थ के जो अणु होंगे, इन अणुओं का अपनी ज्यादा सांद्रता से, यानी कि जहां पर इनका दाब ज्यादा है, इनकी सांद्रता ज्यादा है, वहां से कम सांद्रता की ओर, जहां पर इनकी संख्या कम है, उस जगह की ओर फैलने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, विसरण कहलाती है। हमें एक और बात ध्यान रखना है कि जो विसरण की प्रक्रिया होगी वो सभी पदार्थों में पाई जाती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो। लेकिन एक और बात कि इनमें पाई तो सब में जाएगी, लेकिन इनकी जो गति होगी, फैलने की जो गति होती है, इनकी जो स्पीड होती है, उनमें अंतर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। इस दृष्टि से हम लोग देखें तो क्या होगा, गैस में ये क्षमता सबसे ज्यादा होती है, द्रव्य में उसके बाद होगी, और ठोस में उसके बाद कम होती है। तो अगर हम लोग विसरण की अगर प्रक्रिया को देखें तो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है विसरण, गैस में पाई जाएगी, उसके बाद होती है ये द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। ये इसकी प्रोसेस होती है या इसका क्रम होता है। गैस में सबसे ज्यादा विसरण होगा, फिर होगा द्रव्य में, उसके बाद होता है ठोस के अंदर। तो ये इसका क्रम पाया जाता है। हमें एक और बात ध्यान रखनी है
कि विसरण की प्रक्रिया कब होगी। अच्छा, विसरण की प्रक्रिया जो होती है वो जैसे मान लीजिए कोई एक तंत्र है, ठीक है, या एक कोई भी एरिया है, उस एरिया के अंदर में दो अलग अलग ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग हमने पदार्थ रख दिए, ठीक है, तो उन पदार्थों की जो गति होगी या उन पदार्थों का जो विसरण होगा वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि विलायक या जल है, उस जल के अंदर हमने चीनी का घोल या उसकी बूंदें डाल दी या ऐसा पात्र रख दिया जिसके अंदर हमने गाढ़ी चाशनी रख दी, तो जो चाशनी है ना वो उस पानी में जब तक या उस पानी के अणुओं को अपने अंदर जब तक आने देगा जब तक कि वो पानी और चाशनी के अंदर जो पानी आया है दोनों की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। तो इधर पानी चाशनी के अंदर आएगा और चाशनी के अणु कहां जाएंगे, पानी में जाएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? चाशनी पानी में क्यों जा रही है? क्योंकि पानी के अंदर चाशनी नहीं है, चाशनी अपनी जगह ज्यादा है, यानी कि वहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा है, पानी के अंदर नहीं है, तो वो अपनी अधिक सांद्रता से कहां जाएगा, कम सांद्रता की ओर। पानी जो है वो उसकी खुद की सांद्रता वहां पर ज्यादा है, चाशनी में उसकी मात्रा कम है, तो पानी जो होगा वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देता है। जैसे चीनी का घोल है और यहां पर हमने पानी ले लिया। बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों हैं। अब जो चीनी के अणु हैं ये यहाँ पर तो बहुत सारे हैं लेकिन पानी में इसकी मात्रा नहीं है। उसी प्रकार से पानी अपनी जगह बहुत ज्यादा है, चीनी में घोल में उसकी मात्रा, हम यहाँ पर चीनी का घोल ले सकते हैं, ठीक है। तो चीनी के घोल में चीनी के अणु ज्यादा हैं और पानी में पानी के अणु ज्यादा हैं, एक दूसरे में इनकी कमी पाई जा रही है। तो जब इनको पास पास रखेंगे तो चीनी के घोल के जो चीनी के अणु हैं वो पानी में जब तक जाते जाएंगे जब तक कि दोनों जगह चीनी के अणुओं की सांद्रता क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। उसी प्रकार से पानी चीनी के घोल में जब तक आता रहेगा जब तक कि इस पानी की सांद्रता यहाँ और इस जगह पर समान नहीं हो जाती, और दोनों जब एक दूसरे को या अपने अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा एक साम्य अवस्था में आ जाएगा और ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाती है, और ये चीनी की जो चाशनी होगी ये पूरी तरह से क्या होती है, पानी में विलय हो जाती है। बात समझ में आ रही है? दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, विसरण क्या है? एक बार वो देख लेते हैं कि जो पदार्थ के अणु होते हैं उन पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहला रहा है, विसरण कहलाता है। विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाई जाती है, लेकिन इनकी गति अलग अलग होती है। तीसरी बात कि जो विसरण की प्रक्रिया होगी ये डिपेंड करती है पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा पर। जिसकी गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी वो सबसे जल्दी विसरण की प्रक्रिया दर्शाएगा। आइए बात समझ में, इनका एग्जाम्पल हम लोग आसानी से ले सकते हैं कि अमोनिया की बोतल को अगर खुला छोड़ेंगे तो उसकी गंध जो होती है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। दूसरी बात, परफ्यूम की बोतल को खुला रखेंगे तो परफ्यूम फैल जाएगी। अगरबत्ती या कोई भी जो स्मेल होती है अगर उसको हम जलाते हैं जो उसकी धुआं निकलता है वो धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है, उसकी स्मेल फैल जाती है। तो ये सब घटनाएं क्या होती हैं? ये सब घटनाएं होती हैं विसरण प्रक्रिया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, गैस में सबसे ज्यादा, देन द्रव्य में, उसके बाद ठोस के अंदर। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि विसरण की प्रक्रिया को क्या कोई चीजें प्रभावित करती हैं या विसरण की प्रक्रिया किन किन चीजों से प्रभावित हो सकती है, होती भी है या नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विसरण की प्रक्रिया जो होगी वो बिल्कुल प्रभावित होती है। विसरण की प्रक्रिया को भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। यहां पर हम लोग उन कारकों को देख लेते हैं। इसी में टॉपिक आएगा हमारा, चल रहा है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं। पहला आएगा इसमें तापमान, दूसरा आएगा घनत्व, और तीसरा आएगा इसमें सांद्रता। ये तीन कारक ऐसे हैं जो विसरण को डेफिनेटली प्रभावित करते हैं। पहला है तापमान।
तापमान कैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे एक सामान्य जल है और एक थोड़ा सा हम गर्म कर रहे हैं उस जल को, है ना, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं हम लोग। तो सामान्य जल होता है, इस जल के जो अणु है वो एक नॉर्मल तरीके से गतिज ऊर्जा में है, नॉर्मल गति कर रहे हैं, लगातार गति कर रहे हैं। लेकिन जब जल को गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि जो जल होता है वो तेजी से उबलने लगता है और धीरे धीरे भाप बनना शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि पानी घटते 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 बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये क्या चीज है कि जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो जल के अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? और गतिज ऊर्जा बढ़ने के दौरान उनके अणु तेजी से भाग लेते हैं, तेजी से आपस के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और पानी भाप बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कई बार कि जो पत्थर होता है वो पत्थर कई बार गर्म करने पर टूट जाते हैं या स्फोट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब पत्थर को लगातार अग्नि दी जाती है, आग दी जाती है, तो उसके जो अणु होते हैं वो लगातार उस गर्मी के कारण या उस जो हीट उनको मिलती है उसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ जाती है और उस बॉन्ड से वो लोग जो अणु होते हैं वो फ्री होना चाहते हैं, और जैसे ही वो फ्री होते हैं पत्थर क्या होता है? टूट जाता है, बॉन्ड उनका आपस में टूट जाता है। तो तापमान क्या होगा या हम यूं कह सकते हैं कि जो विसरण होता है तापमान के समानुपाती होगा। यह विसरण की जो क्रिया होगी तापमान के समानुपाती होती है। समानुपाती कैसे होगी कि तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? विसरण भी बढ़ेगा। इसको एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। दो बीकर लीजिए, दोनों में पानी भरिए, एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दीजिए और दूसरे के अंदर भी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम लोगों ने डाल दिया। एक बीकर को हम सामान्य रूप से रख दीजिए, जबकि दूसरे बीकर को हम लोग क्या करते हैं? जार पर या गैस में इसको गर्म करते हैं या अग्नि में गर्म करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, जिस जल में अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल डले हुए हैं, वो क्रिस्टल जल्दी से उसमें विलय हो जाता है और जल्दी से उस जल का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाएगा। जबकि जो ठंडे पानी के अंदर जो क्रिस्टल रखे हुए हैं वो धीरे धीरे घुलनशील अवस्था में जाएंगे और उस पानी को नीला करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि जिस जल को हमने गर्म किया, ठीक है, उस जल को गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो जो क्रिस्टल होगा वो जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है। एक और घटना हम लोग देख सकते हैं कि एक पानी के अंदर शक्कर डाल दीजिए, ठंडे पानी में उसको एक तरफ रख दीजिए और दूसरे पात्र में शक्कर डालकर उसको गर्म करिए। दोनों में से कौन सा पात्र जल्दी शक्कर को अपने अंदर विलय कर लेता है? जल अंदर विलय कर लेता है। तो हम लोग देखेंगे जो हम गर्म कर रहे हैं ना, वो विलय जो होगा, ये विलयन जो होता है वो विलय को अपने अंदर क्या कर लेगा? घुलनशील कर लेगा। यानी कि शक्कर उस पानी में वहां घुल जाती है। क्यों घुल रही है? क्योंकि गर्म करने से क्या हो रहा है? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर विसरण भी क्या होता है? तेजी से संपन्न होता है। तो विसरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तापमान। अगर तापमान सामान्य है तो सामान्य तरीके से विसरण होगा, लेकिन तापमान बढ़ेगा, जैसे ही तापमान बढ़ता है विसरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं घनत्व के बारे में, है ना। घनत्व में क्या होगा? डेंसिटी जो होती है इसको हम लोग कहते हैं कि विसरण जो प्रक्रिया होगी वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गैस है जिसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है, जिस गैस का घनत्व ज्यादा होगा, जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा, वो विसरण में उतनी ही मंदता से काम करेगा या उतनी ही धीमी गति से उसमें विसरण प्रक्रिया देखने को मिलती है। जबकि जो पदार्थ कम घनत्व वाले होते हैं वो जल्दी से क्या हो जाता है? उनमें विसरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि घनत्व बढ़ने पर विसरण दर कम हो जाती है, ठीक है।
और घनत्व घटने पर विसरण दर बढ़ जाती है। तो यानी कि एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। घनत्व बढ़ेगा, विसरण कम हो जाएगा, विसरण बढ़ेगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो ये चीज क्या कहला रही है, विसरण में घनत्व का प्रभाव कहला रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि विसरण प्रक्रिया घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और हम लोग इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है सांद्रता। सांद्रता क्या होगी, जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो सांद्रता पर निर्भर करती है। सांद्रता पर कैसे निर्भर करेगी कि विसरण की प्रक्रिया हमेशा कैसे होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ये निश्चित इसका रूल है, कभी भी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये प्रोसेस नहीं चलती है। तो घनत्व के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि सांद्रता विसरण प्रक्रिया हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों कारक हैं जिसको प्रभावित करते हैं। अब इसको हम रैंडमली देख लेते हैं एक बार वापस से स्पीड में कि विसरण क्या है। इससे पहले जो हमें सिर्फ इतना सा चैप्टर के अंदर टॉपिक याद रखना है कि विसरण प्रक्रिया क्या है, ठीक है, किन किन में होगी, कैसे होगी, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और ये कहाँ पर ये घटना काम आती है पादप के अंदर, है ना। इन चीजों को समझना है, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा। तो विसरण प्रक्रिया क्या है कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना है, क्या कहलाएगा, विसरण कहलाता है। विसरण की प्रक्रिया सभी पदार्थों में पाई जाती है, क्योंकि उनके जो अणु होंगे वो निरंतर क्या होते हैं, गतिज अवस्था में रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो निरंतर वो क्रियाशील अवस्था में रहते हैं, गतिज अवस्था में रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया होगी। गैस के अंदर सबसे ज्यादा गतिज होता है, इसलिए वो विसरण की प्रक्रिया जल्दी दर्शाता है। द्रव्य के अंदर थोड़ा कम होता है तो वो लेट दर्शाएगा, और ठोस के अंदर बिल्कुल कम होता है तो वो बिल्कुल कम तरीके से दर्शाता है। अब विसरण में क्या हो रहा है कि जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, हमने एग्जांपल देख लिया, अमोनिया की बोतल का एग्जांपल देख लिया, परफ्यूम देख लिया, और उसके बाद क्रिस्टल अमोनियम कॉपर सल्फेट या क्रिस्टल देख लिए, ठीक है। इन सभी में क्या होता है, विसरण प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं विसरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें ली हैं, तापमान, घनत्व और सांद्रता। तापमान क्या होगा कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थों के जो अणु होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उनकी विसरण दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि पानी में शक्कर को घोलना, ठंडे पानी में काफी टाइम लगेगा, लेकिन उस पानी को गर्म कर दिया जाए तो शक्कर क्या होती है, पानी में आसानी से सोल्यूबल हो जाती है। दूसरा आता है घनत्व। घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी अगर घनत्व बढ़ेगा, किसी भी पदार्थ का घनत्व ज्यादा है, जैसे हम गैस की बात करें, गैस का घनत्व ज्यादा है तो उसकी विसरण दर कम होती है, और अगर घनत्व कम होगा तो विसरण दर ज्यादा होती है। और ये हम लिख सकते हैं कि जो घनत्व के विसरण दर जो होती है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगी, दोनों एंटी चलते हैं। सांद्रता क्या होती है कि विसरण की प्रक्रिया हमेशा सांद्रता पर ही निर्भर करेगी। सांद्रता पर कैसे निर्भर करेगी, अगर अधिक सांद्रता वाला कोई पदार्थ है तो वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा सकता है, यानी कि वो एरिया या वो क्षेत्र जहां पर उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी तो वहां से उसके अणु कम क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहला रही है, विसरण कहला रही है। आगे बात समझ में, ये टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब लास्ट टॉपिक हमारा इसी के अंदर, विसरण के अंदर तीसरा पार्ट है कि विसरण की प्रक्रिया काम कहां आती है, ठीक है। तो विसरण की प्रक्रिया काम कहां आ रही है, पौधों के अंदर ये काम आती है। पौधों के अंदर कैसे काम आएगी कि हम लोग देखते हैं कि जो पादप होते हैं वो CO2 और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान करते हैं वायुमंडल से। पत्तियों में जो उनमें सूक्ष्म रोम या छिद्र पाए जाते हैं वहां से उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों के आदान प्रदान में भी कौन सी क्रिया काम कर रही है, विसरण काम कर रही है। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि विसरण प्रक्रिया कैसे काम करती है कि अधिक सांद्रता से कोई भी पदार्थ के अणु कम सांद्रता की ओर जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि पादपों के अंदर जो होता है वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पौधों को भोजन बनाना है, उनके अंदर CO2 की मात्रा कम है, यानी कि CO2 की सांद्रता कम है, तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जो CO2 की सांद्रता ज्यादा है तो वायुमंडल के CO2 की सांद्रता के जो अणु होंगे वो कहाँ चले जाएंगे,
पादप के अंदर चले जाएंगे, पत्तियों में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी सांद्रता कम है और ये प्रोसेस क्या कहला रही है, विसरण कहला रही है। दूसरी घटना की हम बात करें तो जो खनिज लवण होते हैं उनका जो अवशोषण किया जाता है वो भी इसी विधि द्वारा किया जाएगा, क्योंकि मृदा के अंदर खनिज लवण ज्यादा होंगे और पादप के अंदर खनिज लवण कम होते हैं, तो खनिज लवण जो होते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ आएंगे, कम सांद्रता की ओर आते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका एक एग्जांपल हम मनुष्यों के अंदर भी देख सकते हैं। मनुष्यों के अंदर क्या होता है, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन प्रोसेस करते हैं, तो श्वसन प्रोसेस में भी क्या काम आ रहा है, विसरण काम आता है, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। CO2 हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के दौरान हमारी बॉडी में ढेर सारी CO2 बनती है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि वातावरण के अंदर CO2 की मात्रा बहुत कम है, 0.03% है, और 21% ऑक्सीजन है। तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो जो वायुमंडल की ज्यादा ऑक्सीजन होगी उसकी सांद्रता वहां ज्यादा है, हमारी बॉडी में सांद्रता नहीं है उसकी, तो वो ऑक्सीजन के जो अणु होंगे वो अधिक सांद्रता से कहाँ आएंगे, हमारी बॉडी में आ जाएंगे। और हमारी बॉडी में जो CO2 ज्यादा है उसकी सांद्रता हमारी बॉडी में ज्यादा है, बाहर कम है, तो CO2 बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ रही है? और यही प्रक्रिया हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में भी यही प्रोसेस संपन्न होती है, जिससे वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होती हुई पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, विसरण क्या है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।